हेलो एवरीवन। सो आई होप आप तो सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं। फॉर एग्जांपल कि बहुत टफ आया था एग्ज़ाम, तो मेरे पास एक सेट है, किसी बच्चे ने भेजा है मुझे एग्ज़ाम का, उसका पेपर था। एक्चुअली आई हैवन गॉट टिल नाउ ऑल द पेपर्स। डेफिनेटली मैं जैसे ही मिलते हैं मुझे सारे पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो। और वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल में MCQs के सॉल्यूशंस फॉर टुडे ओनली। कल हम शायद एक नई क्लास मतलब एक नया लेक्चर या वीडियो क्लास जो है रिकॉर्ड करूँगा मैं आज रात तक, शायद कल वो अपलोड करूँ, जिसमें पूरे पेपर का एनालिसिस होगा। विल डिस्कस अबाउट समथिंग। जैसे कुछ बच्चों के डिस्कशन प्रॉब्लम थी कि डेरिवेशंस नहीं आए थे सर, MCQs बहुत टफ आए हैं, JEE मेंस लेवल के आए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टफ है न्यूमेरिकल्स। क्या ऐसा सच में है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर है तो कितना टफ है, और क्या क्या ऐसा है जो आप थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आप मेरा व्यू पूछोगे तो पेपर नॉर्मल था तो नहीं था, जैसा आता है बोर्ड्स का, और ऐसा बोर्ड्स का पेपर होना नहीं चाहिए। और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम डिस्कस करेंगे इसमें पूरी क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है, जैसे पहला था एक ये क्वेश्चन, I think yes, consider a group of charge Q1, Q2 and Q3 such that, up to so on dash था, such that summation of Q is does not equals to 0. Okay, then the equipotential at a large distance due to the group R अप्रॉक्सीमेटली। बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि Q1, Q2 और कई सारे चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल Q1, Q2 और कई सारे चार्जेस हैं। ओके, एक ग्रुप है चार्जेस का, अप टू सोन Qn तक चार्जेस हैं ये, ठीक है। अब क्या बताना है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे कहाँ बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सरफेस जो इनसे जो क्या हो, जिसपे पोटेंशियल जो है सेम हो, यानी वर्क डन 0 होना चाहिए उस जगह पे। ओके, देखो किसी भी जगह पे या किसी भी चार्जेस की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो हमेशा इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, सॉरी अपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर बनता है। कहाँ बनता है? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ओके, तो अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस है और एक लार्ज डिस्टेंस पे देखोगे तो जो ग्रुप ऑफ चार्जेस है ना, दे विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो कैसे बिहेव करते हैं? पॉइंट चार्जेस की तरह। और अगर आप पॉइंट चार्जेस का आप देखोगे तो पॉइंट चार्जेस जो होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बाहर की तरफ बनता है। ओके, सो अगर इनके परपेंडिकुलर, और ऑब्वियसली हर डायरेक्शन में होता है ये सारी चीज़, तो इनके परपेंडिकुलरली आप इनके परपेंडिकुलर एक सरफेस ड्रॉ करोगे तो फॉर श्योर वो सरफेस कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल बनेगा। आप इमेजिन करो कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज क्या होता है, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है देन, तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस बनेगा दैट विल बी ऑब्वियसली स्फेरिकल सरफेस। तो इसका आंसर जो है वो बी है, जो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी था, थोड़ा सा आप सोचते तो कर लेते। जैसे मेरे थ्योरी मैं कराता हूँ, जब आपको बताता हूँ थ्योरी में, तो आपने देखा होगा मैं हमेशा बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड चार्ज था, क्वेश्चन था। बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, एक दो पॉइंट्स हैं P1 और P2 से लिया जा रहा है। तो मैं कलर चेंज कर करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले। मान लो एक पॉइंट हमारा एक पॉइंट ये हमारा P1 है और दूसरा हमारा पॉइंट P2 है। P2 पे जो पोटेंशियल है दैट इज -5, तो यहाँ पे -5 वोल्ट हो गया, इस पे है +5 वोल्ट। देखो P2 पे देखा है +5 वोल्ट दे रखा है। एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन आर 0, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया जाए 0 लेट कर लिया गया, तो हमें बताना है सॉरी इसकी वर्क डन फाइंड आउट करना है कितना होगा, हमें क्या निकालना है? वर्क डन। अब आपको पता है, एक मिनट, लेट मी जूम, इज इट पॉसिबल और नॉट? शायद वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में पॉसिबल नहीं होता, फिर भी चलो बताता हूँ मैं इधर। देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो देखो वर्क डन आपको पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अब चार्ज क्या है? प्रोटॉन है, राइट। और चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा भाई? -5 से आप +5 तक जा रहे हो, -5 टू +5 जा रहे हो, यानी चेंज इन पोटेंशियल कितना है?
-5 और -5, तो -5 -10 वोल्ट हो जाएगा, तो इट विल बी -10 वोल्ट। तो -10 वोल्ट इज इक्वल्स टू W हमें फाइंड आउट करना है, और Q हमें पता है प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो W विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18, और माइनस में आएगा ये। तो जो इसका आंसर है ये करेक्ट था, ए आंसर। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन भी यही होती है कि वर्क डन ऑन पुटिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट P1 से दूसरे पॉइंट P2 तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, वो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत थी बस, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी था, मैं सारे एग्जाम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पर ये क्वेश्चन ईजी था। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते तो हो सकता था ये क्वेश्चन। ओके, सॉरी, आई थिंक यस, सॉरी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। पहले का आंसर था हमारा स्फेरिकल, दूसरे वाले का था -1.6, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, इस पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर, कितना है 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट ऑफ वायर है, 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट ऑफ वायर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट जो है ड्रॉ कर रहा है अपने आप में। तो करंट की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर। जो लेंथ है वायर की DL अगर लिखते हैं, क्योंकि देखो लेंथ को L लिखते हैं पर यहाँ पे DL लिखेंगे, बिकॉज क्या है देखो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी B फाइंड आउट करना है ड्यू टू इस वायर की वजह से, इतनी की वजह से, तो ऑब्वियसली DL की वजह से फाइंड आउट करना है। तो इसमें लगेगा DB इज इक्वल्स टू μ0/4π IDL क्रॉस R, फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर से यहाँ पे, μ0/4π IDL क्रॉस वेक्टर R डिवाइडेड बाई R³ का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। μ0/4π की वैल्यू कितनी थी, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ ही होती है। देखो I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर रख दो आप। DL, अब DL कैसे फाइंड, DL देखो क्या बोल रहा है अलोंग द Y एक्सिस दे रखा है, जो लेंथ है इसकी किससे है Y एक्सिस के। तो DL जो है वो 0.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो आप मीटर में कन्वर्ट करो 0.02 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि Z Y एक्सिस में रखा हुआ है तो J कैप लिख सकता हूँ मैं इसे, तो ये हो जाएगा 0.02 J कैप, ठीक है, क्रॉस। अब बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पे कोई P लेट सपोज, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 3,4, यानी 3 मीटर, 4, 3 मीटर, 4 मीटर, 0 भी दे रखा है, छोड़ दो उसे। देखो 3 हम इसे लिख सकते हैं 3I कैप प्लस 4J कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस 4J कैप क्रॉस में, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियसली आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हो। तो देखो ये है ऊपर का, ये है हमारा 4, ये वाली मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक की, दैट विल बी 4, क्योंकि Y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होता है, ये X एक्सिस में 3 मीटर। तो इन दोनों को आप अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो 5 मीटर आ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो R की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 मीटर, वैल्यू रखनी थी बस इसमें, अपॉन में जो है आ जाएगा 5³ सॉल्व करोगे आप तो 10⁻⁻, सॉरी 10⁻⁻2 10⁻⁷ इंटू 5 छोड़ दो अभी, 0.02 इंटू J कैप से J कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाता है, तो बचेगा J इंटू I, J क्रॉस I का मतलब होता है Z K कैप, तो आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू I कितना, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.06 और K कैप आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसका J कैप इंटू I कैप, और J कैप इंटू J कैप तो 0 ही होता है, ठीक है। क्रॉस एक्चुअली यहाँ पे 5³ 125 आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी आंसर आ रहा होगा इसका, अब एक बार आप ट्राई करके देख लेना, अदरवाइज जो भी 10⁻⁹ होगा, n का मतलब यहाँ पे था नैनो, यानी 10⁻⁹, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो 6/125 कर लो आप, 6/125 विल बी अप्रॉक्सीमेटली
6/25। लेट मी यूज़ कर, टाइम नहीं है हमारे पास तो 125 कर लेता हूँ मैं। 0.48 नहीं है, 1 मिनट, आई थिंक वी हैव मिस्ड समथिंग। 3 2 जा 6, अच्छा 5 भी तो है ना साथ में, ओके, इंटू 5 तो 30/125 हो जाएगा। तो 5 से एक 5 कैंसिल आउट भी हो गया तो 25, और 6/25, 6 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 0.24। तो 0.24 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इस पे ना, यहाँ पे जो b की वैल्यू आई वो आई 0.24 और नैनो और टेस्ला, NT फॉर टेस्ला। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसमें क्या था, J कैप इंटू K कैप था, कितना था, सॉरी J क्रॉस I आया था, तो J क्रॉस I जो होता है दैट इज माइनस K कैप के बराबर होता है, तो माइनस आ जाएगा साइन, तो माइनस साइन के साथ दिया। इसका एक सिंपल चीज़ है और कि ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का था जो थोड़ा सा टफ था, ये थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो टफ लेवल का था। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ना जेई मेंस का है, 2023 के अप्रॉक्स आया था ये क्वेश्चन शायद, या जेई मेंस का क्वेश्चन आप देखोगे कहीं पे तो जेई मेंस में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं हम आगे। अगर अब आगे हम बढ़े, अगर इसमें इसका ऑप्शन था ये हमारा सी ऑप्शन, -2.4 नैनो टेस्ला इंटू सॉरी के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट आई इज लाइंग इन अ XY प्लेन, XY प्लेन पे लाई कर रहा है। द सेंटर ऑफ कोइंसिडेंस द सेंटर कोइंसाइडिंग with the origin it is subjected to a uniform magnetic field pointing along the z axis, positive z axis, the loop will। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ कैसे का होगा ये। बोल रहा है एक सर्कुलर लूप है और जो XY एक्सिस में, जिसमें करंट कितनी है, I है, करंट कितनी है इसमें, I है, और XY प्लेन पे है, तो XY प्लेन बना लो आप, ये XY प्लेन बन गया हमारा, ये हमारा X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। अब इस पर एक वो बना लो आप, जिसमें एक लूप बना लिया हमने। इस लूप पे जो है इस लूप पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो सेंटर पे है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ होगा, मेरी तरफ, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो तो आपकी तरफ आएगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड्स होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, अपवर्ड्स एट सेंटर ओ, ठीक है, तो अपवर्ड होगी, ठीक। इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होती, कहीं पे भी तक मान लो जो करंट है इसमें, अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट के लिए देखता हूं मैं अगर, तो इस पॉइंट पे देखो, अब देखते हैं इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब ये है कि इसमें फोर्स कोई ना कोई अप्लाई हो रहा होगा जिसकी वजह से मूव करेगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, हम आगे फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर आपका थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करे, सॉरी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तब जब आपका जो फोर फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंट्रल फिंगर होती है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इस पर आप रखोगे अपना लूप्स लॉ लगाओगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी कहीं पे, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, यस, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर होगी, आई की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर की तरफ है अपवर्ड, इस जगह इस पे भी, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। देखो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एक फोर्स इसे एक्स एक्सिस में खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा इसको टुवर्ड्स वाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेटा, सॉरी जो फील्ड जो ये पार्ट होगा दैट विल बी रिमेन स्टेशनरी। क्या होगा ये, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये स्टेशनरी ही रहने की कोशिश करेगा अपनी जगह पे। ये भी क्वेश्चन जेई मेंस का था, 2023 में आ रखा है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, 2-4 वैल्यू चेंज करके। जेई मेंस 2023, जेई मेंस 23 का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो
ऑब्वियसली जेईई मेंस के क्वेश्चन आते तो पेपर टफ होगा थोड़ा सा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबका टफ हुआ है, तो सबके साथ प्रॉब्लम हुई है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है। खैर नहीं आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मी इतना टफ पेपर नहीं बनना चाहिए था। हम जब आपको पढ़ा रहे होते क्लासेस में तब भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना टफ पेपर आएगा, पर शायद अब से हमें भी तैयार रहना पड़ेगा इतने टफ क्वेश्चन के लिए, नहीं हमें जेईई मेंस का लेवल भी छूना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जो शायद बोर्ड्स के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ईजी पेपर है, बट एटलीस्ट वी हैव टू वर्क हार्ड। और ये जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, अब सीरियस होना अपने एग्ज़ाम को लेके, पढ़ाई को लेके, क्योंकि जब आप जेईई मेंस के लेवल पेपर में आने लगते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, तो कहीं ना कहीं जो है आपको और अच्छे से प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टली, एक मिनट, हाँ मिसमैनेजमेंट हो गया शायद क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखो इसका डायरेक्टली आंसर जो होता है मैं बता रहा हूँ आपको, दैट विल बी, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, पर मैं फॉर्मूला बताऊँगा। देखो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, W इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज W इज इक्वल्स टू MB, और होता है cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपके सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपका पूरा अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले मैंने आपका पूरा पेपर देखा, फिर उसके बाद आपकी सिलेबस चेक किया, फिर इंटरनेट पे सारी चीज़ें चेक करी, तब मैं बनाने बैठा हूँ। और मैंने देखा कि आपके बुक में या फिर आपकी सिलेबस में ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लूप होता है वो भले 90 डिग्री पे हो, पर जो θ1 होता है उस टाइम पे 0 डिग्री लेते हैं, और θ2 की वैल्यू लोगे आप 45 डिग्री। तो 0 से 45 डिग्री रोटेट करने में यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 45 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा ऑलमोस्ट -MB sin θ होता है वैसे, सॉरी MB sin θ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 करीब आ रहा होगा, 0.3 MB आ रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन, द करंट इन द कॉइल ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन आया था, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई, बिकॉज देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखो करंट L की वैल्यू दे रखी है यार, ठीक है, 15 मिली हेनरी, तो ये आ गया 15 × 10⁻³ हेनरी, क्लियर है। चेंज इन करंट बोल रहा है 0 से 4 हो रहा है, यानी चेंज इन करंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल 4 एम्पियर। भाई 0 से कितना हो रहा है, 0 to 4 हो रहा है, तो चेंज इन करंट 4 एम्पियर हो गया। वैसे माइनस में का 4 आएगा, और जो dt है दैट इज 0.004 सेकेंड, तो हो गया। आप देखो इसमें एक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं L इज इक्वल्स टू क्या होता है क्योंकि हमें EMF फाइंड आउट करना है, तो EMF इज इक्वल्स टू होता है -L/di/dt, यानी चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस L की वैल्यू 15 × 10⁻³ इंटू चेंज इन करंट 4 है, और ये आ जाएगा 0.004। देखो ये 3 0 जो है ना, इसे कैंसिल आउट कर देते, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा -15, और चूंकि EMF होता है तो वोल्ट, और माइनस क्योंकि करंट भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 वोल्ट आ रहा है डायरेक्टली आंसर इसका। ये तो इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल इंक्रीज इफ L इज इक्वल्स टू होता है μ0 इंटू n²A/L। ये फॉर्मूला भी आपकी बुक में नहीं है, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, पेपर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप लेंथ को डिक्रीज करोगे, क्या करोगे इसे डिक्रीज करोगे, और L को इंक्रीज करोगे तो L की A को इंक्रीज करोगे तो L की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी L क्या होगा, डिक्रीज होगा, और A इज इंक्रीज, तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट टू इंक्रीज द सेल्फ इंडक्टेंस। L की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इसका भी ऑप्शन करेक्ट था, और ये क्वेश्चन में ऐसा था जो आपके सिलेबस में से बाहर है ऑलमोस्ट,
एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी ज़्यादा इमिट करता है और गामा रेज जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसमें गलतियाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर टफ आता है क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप इस छोटे से क्वेश्चन में गलतियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी मैं आपको बताऊँ ना, तो ये भी ऑलमोस्ट जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन था। देखो इसका तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं है इसको करने का। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस लेवल का ही था। बेसिकली दो बोला जा रहा है कि एक न्यूक्लियस है जिसकी तरफ एक अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 और एक प्रोटॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला, ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं इसके तरफ। लेकिन इनका क्या हो रहा है कि ना ये अप्रोच करने के बाद एक जगह रुक जा रहे हैं एंड देन स्टार्ट कर रहे हैं अगेन, दोनों पार्टिकल के साथ सेम। अब हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा इनका, जब क्लोजेस्ट होंगे तब इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। देखो तो सबसे पहले जो इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि मूव कर रहा है और मोशन में है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर हमें अल्फा फाइंड आउट करना है अल्फा के लिए, और अगर प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो निकालो तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होता है। कलर चुभ रहा होगा आंखों में, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो के अल्फा, अच्छा ये एक्चुअली क्या होता है ना, इनफाइनाइट से आ रहे होते तो इनकी रेशियो जो होती है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट है, नहीं बताया जाता बोर्ड्स में, क्योंकि लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बार आ गए। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा, ओके सॉरी, तो हमने मिटा दिया गलती से। तो बेसिकली क्या था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू था हमारे पास 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर अपॉन 1/2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द होल ऑफ स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट का, तो ये देखो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब मैं बताता हूँ आपको, तो देखो बचा क्या, मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा टू द होल ऑफ स्क्वायर। ये भी शायद कलर चुभ रहा होगा आंखों में, सॉरी एक मिनट, येलो कलर दिखता नहीं है तो फिर क्या करें, ब्लू कलर से बनाता हूँ मैं। इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली 4 गुना ज़्यादा होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से, सॉरी मास ऑफ अल्फा से, सॉरी मास ऑफ अल्फा जो है, मास ऑफ अल्फा मतलब 4 प्रोटॉन होते हैं ना इसमें अल्फा में। अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 होता है, 2He4 मतलब कि इसका मास जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1vp स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो आ जाती है दैट इज 2v अल्फा, ठीक है, 2 गुना ऑफ v अल्फा। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन कौन सी, अब इसमें यूज़ कर सकता हूँ मैं ब्लैक पेन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज़ करते हैं। अब देखो फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए देखो तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 होती है, क्योंकि जब भाई रेस्ट पे आ रहा है ना, रेस्ट पे फिर आगे बढ़ा, फिर रेस्ट पे, फिर वापस आया, फिर गया आगे, तो ऐसे बता रहे हैं। और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन यही रहने दो, और जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होते हैं वैसे तो, और डिस्टेंस आप निकाल लो इनकी, तो v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचा 2as, ठीक है, s अल्फा कर लेता हूँ। v प्रोटॉन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2as प्रोटॉन आ जाएंगे, तो दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लूँ। तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से v अल्फा अब चाहो तो निकाल लो, तो v अल्फा बाई v प्रोटॉन, v अल्फा बाई v प्रोटॉन इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 रख दो, 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अल्फा डिवाइडेड बाई s प्रोटॉन, ठीक है। और तो 1/4 हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो निकालना था प्रोटॉन का अल्फा से, तो उल्टा पलट लेते हैं इसे, तो हो जाएगा sp अपॉन s अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/1 यानी 4:1। क्या आंसर आ रहा हो, इसका जो आंसर आएगा 4:1, 4/1 यानी ये आंसर आ रहा है डी ऑप्शन इसका।
क्योंकि प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल, दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा गया है अभी। ठीक है, तो ये इसका भी डी ऑप्शन सही था। आपने अगर तुक्के में मारा होगा तो फॉर श्योर सही आंसर होगा आपका, अगर आपने तुक्के में डी कर दिया होगा तो। ओके, नेक्स्ट मूव अहेड। सो हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया है 9 तक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ ऑफ द, ये बहुत बेसिक सा ग्राफ है, आपके सिलेबस में है, पढ़ाया भी है मैंने आपका, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी है तो। देखो मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है, ऐसे एक ग्राफ बनता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है वो इसलिए ग्राफ नीचे होता है क्योंकि फाई जो होता है, टोटल एनर्जी जो होती है ये यहाँ पे होता है हमारा फ्रीक्वेंसी नॉट, और बाकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये हमारा होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा ग्राफ ऐसा मैच करा, तो सी ग्राफ मैच करा, डायरेक्ट आंसर है। पर आपको फिर से मैं और आपको क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो होता क्या है, ये होता है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये है, तो इसका ऑब्वियसली ये सी ऑप्शन जो करेक्ट है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं है, सब कुछ ज़्यादा, ये तो डायरेक्ट आंसर था। खैर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 11th का क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 11th क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है एन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम N2 to N1 लेवल इन द बोहर्स मॉडल। ठीक है, हमें बताना है इसका कि इसमें जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, ये भी ना आपकी बुक में है ही नहीं कहीं क्वेश्चन ये, अब पता नहीं कहाँ से दिया गया है, आई डोंट नो एक्चुअल में, पर ये कहाँ से आया है मुझे सच में नहीं पता है, कि जब आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, तो कहाँ से आया क्वेश्चन ये भी पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे खुद नहीं पता है। वर्ड हाउ दिस हैपेंड, चलो खैर छोड़ो, इसे हम इरेज करते हैं, सॉरी। ओके चलो गया फाइनली। ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बता रहा था कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आपके बुक में पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे बताता हूँ मैं, चलो। तो बात ये है इसमें, इसके आने की, और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो फॉर्मूला है कुछ ऐसा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, जहाँ पे जेड जो है, जेड इज बेसिकली द एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, तो ऑब्वियसली जो आपका T1 होगा, मतलब आप सेकेंड से अगर कर रहे हो तो T2 अपॉन T1, लेट सपोज ट्रांजिशन जो आपका है n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे हो रहा है ट्रांजिशन। ठीक है, तो T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 क्यूब बाई जेड, ऑब्वियसली प्रोटॉन है तो, या सॉरी बोला गया है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसका 1 ही होता है अपॉन 1, क्योंकि ऑब्वियसली पहले वाला कौन सा है, 1 है, तो 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर, 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू 2 टू द 8 बाई 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचा T1 इज इक्वल्स टू T2 बाई 8 टाइम्स, यानी T2 का जो इनिशियली उसकी रिवॉल्यूशन का टाइम था वो T2 था, तो 1/8 ऑफ T2 हो गया। तो चेंज कितना आया, तो चेंज जो निकालना होता है ऑब्वियसली वो हम क्या करोगे आप, T2 माइनस T2 बाई 8 कर लो, डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली टोटल 8 कर सकते हो या T2 कर सकते हो, तो आ जाएगा ये 7/8 आ जाएगा। तो चेंज हमारा आया, कितना चेंज हो, तो इसको जो हम अगर सॉल्व करो ना तो 87.5% आ रहा होगा ये आंसर आपका, 87.5%, यानी आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट। अगर आपने तुक्के में लगाया होगा या फिर आपने सॉल्व किया होगा तो कंग्रेचुलेशन, आपका आंसर सही है, अगर आपने बी ऑप्शन करेक्ट किया होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ये थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकली उतना ज़्यादा नहीं था, आई विल से,
इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल से प्रभावित नहीं था, ये इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल का हाथ नहीं था इसमें। देखो क्या होता है कि SI जब है डोपिंग करी जाती है तो उसकी नॉर्मली जो एनर्जी होती है SI की या सिलिकॉन की, वो होती है हमारी 1.1 एनर्जी गैप होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। बट जब डोपिंग करते हो इसकी, बट आफ्टर डोपिंग इसके जो एनर्जी गैप हो जाता है दैट विल रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इसका एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, नहीं सॉरी, इसका जो 0.5 हो जाता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाती है डोपिंग करने के बाद इसकी एनर्जी। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा बी होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो आपके 12 क्वेश्चन थे जो MCQs थे। नेक्स्ट वन इज असर्शन एंड रीजनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इसका कर लेते हैं, वीडियो बीइंग वेरी लॉन्ग, 5 मिनट और फिर ख़त्म करते हैं इससे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था असर्शन एंड रीजन का था, जैसे इसमें ये क्वेश्चन था 13th, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन, इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्शन बैंड हैव लेसर, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैज़ द लेस एनर्जी। करेक्ट था, इनकरेक्ट था, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ए इज़ रॉन्ग। एंड बट इसमें जो इसका जो रिजल्ट था ना, वो रीज़न था दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बोला गया डोनर लेवल इज़ अबव द वैलेंस बॉन्ड, तो ऑब्वियसली डोनर मतलब कंडक्शन बैंड जो होता है अबव द वैलेंस बैंड होता है, जो करेक्ट है। तो आर इज़ करेक्ट, क्या है, ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 13 जो है, सॉरी 14 तो हमने बता दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल ऑफ नेचर, ऑब्वियसली ए इज ट्रू, क्योंकि पार्टिकल नेचर ही बताता है भाई, फोटोन वगैरह के बारे में बात करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेट, गलत, आर जो है वो गलत है, रीजन इज फॉल्स। बेसिकली होता क्या है, या रॉन्ग है रीजन, होता क्या है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और कितने इमिट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड ना करके उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम मुझे। ओके, नेक्स्ट था 15th क्वेश्चन हमारा। 15th में बोला गया है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफर, ऑब्वियसली एक मैंने बताया था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, जो mv², तो पहला वाला तो करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं बस। अब दूसरा क्या था इसमें, तो इसमें जो फोर्स लगता है mv²r, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होता है, QVB के बराबर होता है। v से v कैंसिल आउट हो गया, तो ये mv/qb इज टू बचता है इसमें r के बराबर, जहाँ पे mv जो है क्या मोमेंटम हो जाता है, तो p/qb इज टू r, यानी हमारा रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और जो 16th है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, इसमें भी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस जब इमर्ज किया जाता है पानी में, डिसअपियर तभी होगा जब दोनों चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, या मैंने क्लास में कराई होंगी और श्योर आपको। ठीक है, तो ये थे आपके सेक्शन 1 सिर्फ, अभी हमने सेक्शन 1 किया। अगर आपको सेक्शन 2 का भी आंसर चाहिए सिमिलरली एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई थिंक आपको अपने करेक्ट जो आंसर हैं वो पता चल गए होंगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबका पेपर ख़राब हुआ है, पेपर इजीली चेक हुआ, मतलब लाइटली चेक किया जाएगा, पेपर बहुत टफ आया रखा था, तो इवन कई क्वेश्चन में मुझे खुद प्रॉब्लम हुई पर्सनली, क्योंकि मैं उस टाइम में बोर्ड्स लेवल का सोच रहा था, पर ये बोर्ड्स लेवल से थोड़ा सा ऊपर आए थे क्वेश्चन, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल सबके हुए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कभी। ओके, बाय।